जी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टैंडर्ड की तरफ। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा ISA 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉर्मली वो इस स्टैंडर्ड में से अलहदा से क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि इसको किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ मिक्स कर देता है। फ्रॉड में तो दोनों पॉसिबिलिटीज थी ना, तो अलहदा से क्वेश्चन भी पूछ सकता था, मिक्स भी कर देता था रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन के साथ। लेकिन 250 को वो ज्यादातर मिक्स ही करता है, इसमें से अलहदा से क्वेश्चन स्पेसिफिक 250 में से वो नहीं पूछता। किसी भी केस स्टडी के दौरान आपने अलर्ट रहना है, वो किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा होगा। क्वेश्चन में जब कभी किसी इलीगल एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा हो, आपने 250 के ऊपर पहुंच जाना है, समझ लेना कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का कंसेप्ट है। जैसे एक क्वेश्चन में उसने पूछा कि मैनेजमेंट का रिकॉर्ड FBI ने सीज कर लिया है टैक्स एवेजन के इल्जाम में। अब ये टैक्स एवेजन का इल्जाम जो है, ये हमें क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट ने शायद टैक्स के रूल्स की वायलेशन की है। ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसमें भी वही चीज जो हमने फ्रॉड में स्टडी की थी कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट होते हैं, ऑडिटर विड्रॉ भी कर सकता है। नहीं, ये किसी नॉर्मली केस स्टडी में दूसरे कंसेप्ट के साथ मिक्स करके पूछता है। 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारे कंसेप्ट है जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टडी टिप फॉर केस, ये सबसे अहम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम आपको ये स्टडी टिप दी जा रही है। कह रहा है इन केस ऑफ नो क्लॉज, नो क्लॉज कहते हैं नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इसको हम एब्रीविएट करते हैं नो क्लॉज। अगर किसी भी केस स्टडी में नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन आ गया, आपने क्या करना है, आपने डिस्कस करना है इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इस नॉन कंप्लायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर लॉ की बात ना माने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है, कोई ना कोई पेनल्टी पे करना पड़ती है, कोई ना कोई पेनल्टी पे करना पड़ती है, ठीक है, ड्यू टू लीगल एक्शन एंड पेनल्टीज। फिर इंपैक्ट ऑन ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट पे क्या इफेक्ट आएगा। ऑडिट रिपोर्ट पे तो हम जो ऑडिट पे इफेक्ट क्या आएगा कि रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, एक्सट्रीम केस में विड्रॉल भी कर सकते हैं, ये इफेक्ट आएगा ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर जो नॉन कंप्लायंस की पेनल्टीज हैं वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं की गई, मिस स्टेटमेंट होगी, रिपोर्ट या ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। और तीसरा इशू आपने क्या डिस्कस करना है, कम्युनिकेशन टू रेगुलेटर्स, कि क्या इसको रेगुलेटर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। क्या रूल होता है हमारा रेगुलेटर्स को कम्युनिकेशन करने का, कब करते हैं, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो जब कभी किसी भी केस स्टडी में नॉन कंप्लायंस का जिक्र आ गया, ये 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, आपने इन्हें केस स्टडी में डिस्कस करना है, सबसे अहम चीज है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे कह रहे हैं इंट्रोडक्शन क्या, स्कोप क्या। स्कोप में आपको अहम कंसेप्ट ये बता रहा है, कह रहा है दुनिया के हर क्लाइंट जो बिजनेस होता है ना, कंपनी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लॉज एप्लीकेबल है। ये जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं हमारे क्लाइंट पे, ये 2 तरह के होते हैं, दोज लॉज विच डायरेक्टली इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दोज लॉज विच इनडायरेक्टली इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डायरेक्टली इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर लाजिम है उनको कंप्लाई करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ उनसे रिलेटेड कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे टैक्स लॉस, पेंशन लॉस, मनी लॉन्ड्रिंग लॉस। ये ऐसे लॉज होते हैं जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपने टैक्स लॉ की रखनी है, एक टैक्स लॉ की एग्जांपल जेल में रखें, वो काफी है कंसेप्ट समझाने के लिए। और दूसरा ऐसे लॉज जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट नहीं करते, जैसे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। अगर आप रूटीन में चल, जो पहले वाले टाइप ऑफ लॉ है ना, ये वो है जो आप रूटीन में चलते रहे ना कंप्लाई करते हुए, तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट्स चेंज होती रहती है। जैसे टैक्स लॉ को आप कंप्लाई करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट चेंज होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इफेक्ट आएगा, चाहे कंप्लाई करें चाहे ना करें। इनडायरेक्टली इफेक्ट का केस क्या है कि अगर उनको कंप्लाई करते रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आता, अगर नॉन कंप्लायंस करें फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगा। जैसे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, इसका डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है, और ना ही हम ये देखते हैं कि लाइसेंस जिन कंडीशंस पे दिया गया था वो कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं, ये हम नहीं देखते, ठीक है। क्या आप कभी पीआईए का ऑडिट करने के लिए जाएं तो ये देखेंगे कि जो भी इंटरनेशनल एविएशन के रूल्स वगैरह हैं उनकी कंप्लायंस पीआईए कर रही है कि नहीं कर रही, वो नहीं देखते हम, क्योंकि वो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल को अफेक्ट करते हैं। हाँ, अगर पीआईए उनकी वायलेशन कर रही हुई और उनकी वजह से उनके कुछ रास्ते बंद हो गए, कुछ पेनल्टी पे करना पड़ी, उस सूरत में हम इन लॉस का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसीडर करेंगे। तो फर्क समझ आ रहा है, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ इनडायरेक्टली, 2 तरह के लॉस है। क्लियर हो गए बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगली बात कह रहे हैं ऑडिटर्स कंसीडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन।
एज पार्ट ऑफ ISA 315 अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हुए ऑडिटर शैल ऑब्टेन लॉज एप्लीकेबल एंटिटी, हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद लॉ। यानी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एंटिटी के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं किसी भी कंपनी का ऑडिट करने से पहले, और एंटिटी उनको कैसे कंप्लाई कर रही है। If law directly affect financial statements, auditor shall obtain sufficient appropriate evidence regarding compliance with laws। वही बात, अगर लॉज डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ऑडिटर ने उनकी कंप्लायंस को चेक करना है, लेकिन जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उनकी कंप्लायंस को चेक नहीं करना। अगर कोई इशू सामने आ जाए तो फिर यह देखना है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड किया गया। इफ लॉ डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ इंक्वायरी कर ले, हाँ जी भाई जो इनडायरेक्ट वाले लॉज हैं वो पूरे कर रहे हैं। और अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ कोई कम्युनिकेशन चल रही है, जैसे किसी सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के हवाले से, उस कम्युनिकेशन को चेक कर लिया जाए, लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करना। यानी एक एक लॉ की कंप्लायंस चेक, वो सिर्फ उन लॉ की कंप्लायंस चेक करनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट इट हैज कंसीडर्ड ऑल नॉन कंप्लायंस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हैज डिस्क्लोज्ड देम टू ऑडिटर। रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करनी है। क्लियर? यहां तक हमने क्या सीखा कि लॉस की दो टाइप्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, एक वो जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, एक वो डायरेक्टली के बारे में हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि मैनेजमेंट उन सारे लॉस को कंप्लाई कर रही है। और इनडायरेक्टली इफेक्ट में क्या रिस्पांसिबिलिटी है, सिर्फ इंक्वायर करना है, और अगर कोई करस्पॉन्डेंस है रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई इल्जाम लगाया हो, वो करस्पॉन्डेंस चेक कर लें जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि इसे हमने प्रोविजन की तरफ लेके जाने का डिस्क्लोजर। और मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन के उन्होंने सारे जो लीगल इश्यू केसेस जो नॉन कंप्लायंस हैं वो हमें बता दिए। क्लियर? अच्छा, नॉन कंप्लायंस का ताल्लुक लीगल केस से नहीं है, नॉन कंप्लायंस का ताल्लुक रेगुलेटरी एक्शन से है। जैसे अगर कोई कस्टमर केस फाइल कर दे, वो लीगल केस है, नॉन कंप्लायंस विद लॉ, कस्टमर प्रोडक्ट से मुतमिन नहीं है, या वारंटी जो है वो हमने उसको एप्रोप्रिएटली प्रोवाइड नहीं की, वो इश्यू लाता है, वो लीगल केस है। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी एक्शन, जो लॉ ने रेगुलेशन इंपोज की होती है कंपनीज के ऊपर, उनकी कंप्लायंस की। यानी इसमें जो हमारी काउंटर पार्टी हुआ करेगी वो कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि कोई ना कोई रेगुलेटर हुआ करेगा। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। अगर कोई नॉन कंप्लायंस आपके सामने आ जाए, क्या करना है? इफ नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्ट, किस तरह की नॉन कंप्लायंस है, फर्दर इंफॉर्मेशन टू वैल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है। कोई नॉन कंप्लायंस सामने आए, हमने देखना है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट क्या है। ठीक है, और क्या देखना है? नेक्स्ट, ऑडिटर शैल आल्सो डिस्कस द मैटर विद दोषा विद गवर्नेंस अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। If those are the governments do not provide sufficient information that entities complying with legal requirements, auditor shall evaluate effect on opinion, effect on risk assessment, reliability, and obtain legal advice. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ने एक कंपनी के साथ फर्ज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक स्पेशल इन्वेंट्री गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने पास स्टोर करके रखेगी, अपने खर्चे पे कंपनी खुद परचेज करेगी, उसके बदले में गवर्नमेंट उनको कोई रेम्यूनरेशन दे रही है मंथली। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो इन्वेंट्री है हमारी, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि जब कभी हमें एजेंसी में जरूरत पड़े हम इस इन्वेंट्री को हासिल कर सकें। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए इसे क्लोजली रिलेट किया जा सकता है लीगल रिक्वायरमेंट से। हम एज ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गए, हमें पता चला कि वहां पे जो स्टॉक की एक्चुअल क्वांटिटी है वो 6,000 के लगभग है, और क्वांटिटी को ओवरस्टेट किया गया है, फेक इन्वेंट्री शो करवा के 11,000 के करीब इन्वेंट्री को मेंशन किया गया है, ताकि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के ये लगे कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब बताइए, ये एक नॉन कंप्लायंस है। सबसे पहले हमने इसकी नेचर को, जैसे वो हमें कह रहा है, इसकी नेचर को समझना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका इफेक्ट देखना क्या होगा। नेचर को समझेंगे, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है? ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, हमने इसको समझा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट देख लिया क्या होगा। इसके बाद हम दो चावी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अगर दो चावी गवर्नेंस हमें हमारे कहने के मुताबिक एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करते, फिर हमें क्या करना चाहिए? इम्पैक्ट ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे,
मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यह थोड़ा रुकिए, ये बताइएगा क्या इस सिचुएशन में सिर्फ ओपिनियन को क्वालिफाई कर देना काफी है या हमें फर्दर किसी रेगुलेटर का या गवर्नमेंट को बताना चाहिए? बताइए। हाँ जी, वो कहता है लीगल एडवाइस लीजिए। अगर लॉ रिक्वायर कर रहा हो कि आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है, फिर कम्युनिकेट करना है, वरना हमने कम्युनिकेट नहीं करना। ये फ्रॉड की रिक्वायरमेंट और नॉन कंप्लायंस पे लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी मिलती जुलती है। ओपिनियन में आ रहा होगा, लेकिन स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। क्योंकि असल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो बेसिकली यूजर्स के लिए बनती है, जनरल यूजर्स के लिए। स्पेसिफिकली यहां पे चूंकि गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो क्या गवर्नमेंट को स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है हमने या ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो काफी है? ये डिसाइड करना है, सबसे अहम चीज ये डिसीजन करना है। और इसमें हमें लीगल एडवाइस भी लेनी पड़े तो लीगल एडवाइस लेंगे। अच्छा, फर्ज कीजिए लॉ ये कहता है कि कम्युनिकेट तो ना करो, बस रिपोर्ट दे दी काफी है, तो फिर क्या करें? अगले साल के लिए हमें क्या देखना चाहिए? नेक्स्ट ईयर के लिए क्या इस क्लाइंट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है। जी आगे अब यही बात कर रहा है कि हमने कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स को करनी है और इसके अलावा क्या करना है। ये सारी जो हमने अभी डिस्कशन की है इसमें उसका डिटेल में जिक्र कर रहा है। कम्युनिकेटिंग आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद 2-4 बिग गवर्नेंस, 2-4 बिग गवर्नेंस को आपने कम्युनिकेट करना है। अगर इंटेंशनल लगे कि नॉन कंप्लायंस जानबूझ के की गई है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। और अगर डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं तो फिर हम, अगर उनसे कोई हायर लेवल अथॉरिटी है, जैसे कोई एक डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो लाजमी नहीं सारे ही डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई एक डायरेक्टर केस स्टडी में कहता है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो क्या हमें 2-4 गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने वाला पॉइंट लिखना चाहिए? स्टिल लिखना चाहिए। क्यों भला? क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे के सारे डायरेक्टर्स ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हों। इसलिए वो कह रहा है कि उसमें जो हायर अथॉरिटी अगर कोई है, जैसे ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बोर्ड, इसको कम्युनिकेट करेंगे। अगर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, लीगल एडवाइस लेंगे क्या करना चाहिए। पोटेंशियल इंप्लीकेशन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये डिपेंड करता है कि क्या नॉन कंप्लायंस का जो भी इफेक्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दिया गया। जैसे भी मैंने बताया, नॉन कंप्लायंस की वजह से इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड थी, हमने इसको करेक्ट अमाउंट पे राइट डाउन करवाना है। अगर राइट डाउन करते ठीक, नहीं करते तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन होगा। ठीक है, आउटसाइड द एंटिटी हमने किसी को कम्युनिकेट नहीं करना होता अनलेस कि ये रिक्वायर्ड हो। अच्छा, यहां पे उसने एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया है जिसने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज कर दिया। वो ये कि ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को नॉन कंप्लायंस जब रिक्वायर्ड हो या एप्रोप्रिएट हो। रिक्वायर्ड और एप्रोप्रिएट दोनों को अंडरलाइन करना है। एप्रोप्रिएट का मतलब है कि लॉ तो रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन ऑडिटर के पास राइट है, ये ऑप्शन है कि वो कम्युनिकेट करना चाहे तो कर सकता है। इसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी चेंज हो गई। यानी इस एक लफ्ज की वजह से, एप्रोप्रिएट, इस लफ्ज की वजह से अगर कोई नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड नहीं भी है, लेकिन ऑडिटर समझता है कि कर देना चाहिए तो कर सकता है। व्हेन ऑडिटर हैज राइट टू डू सो। इस सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की वायलेशन नहीं समझ। लेकिन याद रखें, आउटसाइड पार्टी को हमेशा डिस्क्लोज करने से पहले इलीगल एक्टिविटी जो क्लाइंट में चल रही है, लीगल एडवाइस लेना हमेशा बेहतर होता है। क्लियर जी? जी आगे चलते हैं। ये एक मैं केस स्टडी पढ़ा था, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उन्होंने अपने टेस्ट करने के लिए एक मशीन इजाद की जिसके बारे में वो क्लेम करते थे कि इसके रिजल्ट मार्केट में किसी भी दूसरी टेस्टिंग मशीन से ज्यादा रिलायबल और ज्यादा क्विक हैं। वहां पे जो उनका लैब असिस्टेंट काम करता था, उसने एक दफा एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए यह बात बता दी कि ये जो मशीन है ये इसके रिजल्ट ज्यादा रिलायबल नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात तो हम क्या करते हैं, जो पुरानी मशीन है रिजल्ट वहां से कंपाइल करते हैं, बनाते हैं, टेस्टिंग वहां पे करते हैं और शो ये करते हैं कि ये टेस्ट इस मशीन के हैं। ये कम्युनिकेट कर दिया। जर्नलिस्ट को आपको पता है काम ही क्या होता है, उसने स्टोरी ब्रेक कर दी। स्टोरी ब्रेक कर दी, उसके बाद उस कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई और ये इल्जाम दुरुस्त पाया गया। उस जो कंपनी थी उसका लाइसेंस कैंसिल, उसके ऑफिस बंद कर दिए गए। लेकिन जैसे ही ये न्यूज ब्रेक हुई, उस कंपनी के सीईओ ने सबसे पहला काम क्या किया भला? उस लैब असिस्टेंट को जॉब से निकाला और उसके खिलाफ उल्टा केस कर दिया कि उसने हमारे जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वायलेशन किया। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आपने कंपनी के अंदर जितने भी मैटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है। बताइए, ये वाला उधर बड़े केस में तो जो कंपनी के साथ हुआ सो हुआ, इस केस में क्या एम्प्लॉय जस्टिफाइड था? एम्प्लॉय जस्टिफाइड नहीं था। कोई भी इलीगल एक्टिविटी भी अगर हो रही हो ना, हालांकि देखिए इंसानी जानों, अगर
टेस्ट के रिजल्ट रिलायबल नहीं है, इसका मतलब पता क्या है? उसने क्या इसका मतलब यह है कि एक पर्सन जो कैंसर का पेशेंट है ही नहीं, अगर गलत टेस्ट हो गया उसको कैंसर के सारे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ेगा। और एक वो जो कैंसर का पेशेंट है उसको क्लिनिक की रिपोर्ट चली गई, वो अपना इलाज नहीं करवा पाएगा। इतना सिग्निफिकेंट, इससे बढ़ के तो नॉन कंप्लायंस का क्या इंपैक्ट हो सकता है? यहां पे भी लॉ ने ये कहा कि भाईजान कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल स्टिल अप्लाई होता है। इस पर्सन को क्या करना चाहिए था? लीगल एडवाइस ऑब्टेन करना चाहिए थी। इसको शायद कोई अवार्ड वगैरह तो मिल गए हो, लेकिन मेरा ख्याल है इसको अगली जॉब जल्दी नहीं मिली होगी कोई भी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल इन एनी केस अप्लाई करता है। और हम पे भी एज ऑडिटर, हमारे पास भी इंटरव्यू वगैरह बुला लेते हैं, टीवी शो चलते रहते हैं काफी। तो ये थी हमारा जो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। कब हमने डिस्क्लोज करना है? जब रिक्वायर्ड हो या एप्रोप्रिएट हो, और फिर भी डिस्क्लोज करने से पहले लॉयर की एडवाइस ऑब्टेन करनी है। ये छोटा सा स्टैंडर्ड था, इसमें आखिरी बात उसने काम की बताई है, और सबसे पहली बात जो थी वो काम। बाकी डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस की बात नजर आती है आप उनको डॉक्यूमेंट करें। सबसे पहली वाली जो स्टडी टिप थी, ये केस स्टडी के लिए खास तौर पे अहम है, इसको नोट करना है। और आखिरी वाली बात को क्लियर, छोटा सा स्टैंडर्ड था 250, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। अब लास्ट स्टैंडर्ड आज का वो कौन सा है? 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, अच्छा 250 आपके लिए नया स्टैंडर्ड था, छोटा था लेकिन नया था। अच्छा बताइए इसमें काम की बातें उसने क्या कंसर्ट बताया? उसने क्विकली जरा गो थ्रू कर लें, बताइए काम क्या। उसने सबसे पहले जब स्टैंडर्ड स्टार्ट किया, एक तो हमें केस स्टडी की टिप दे दी कि जब कभी केस स्टडी में कोई भी इलीगल एक्टिविटी नजर आए ना, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, आपके ऊपर लाजिम है 3 पॉइंट्स केस स्टडी में फिट करने हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट, कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद जब स्टैंडर्ड चलता है, स्टैंडर्ड स्टार्ट में ही आपको 2 टाइप्स बता, जैसे उसने पिछले वाले स्टैंडर्ड में 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉड बताई थी ना, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, 2 टाइप्स ऑफ लॉज बता रहा है। कौन कौन? जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से क्या फर्क है दोनों में? ये मेरा भाई बताएगा। दोनों के हवाले से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है ना? क्या फर्क है? जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उन पे हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है एक एक चीज पे, सही कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हम पे एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करना, सिर्फ इंक्वायरी कर लें और कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लें। क्लियर? फिर इसके बाद आगे कहता है कि अगर नॉन कंप्लायंस सामने आ जाती है तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब चलते हैं आइए से 230 ऑडिट डॉक्यूमेंट। ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन वाला आपने पहले पढ़ा हुआ है कैफ स्टेज पे, इसलिए इसमें जो ज्यादातर चीजें हैं आपके लिए उम्मीद है कि वो याद आ जाएंगी। भूल गए होंगे लेकिन याद आ जाएंगी। नहीं, आपने अगर जाना तो कोई मसला नहीं, चले जाइए, आप जा सकते हैं। वैसे इफ्तारी का इंतजाम किया है हमने, अगर थोड़ी देर इंतजार कर लें तो इफ्तारी का सामान लेते जाइएगा साथ, वरना जाना चाहे तो भी जा सकते हैं, कोई वो नहीं, लेक्चर देख लीजिएगा बाद में। अच्छा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा जैसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हमें कुछ वो डेफिनेशंस के बारे में, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताएगा, इंट्रोडक्शन। फिर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बताएगा कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर भी करनी है और टाइमली भी प्रिपेयर करनी है। टाइमली का मतलब क्या है कि जिस वक्त प्रोसीजर परफॉर्म किए हों उसके कितने दिन के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी चाहिए? 90 दिन बाद नहीं, उसी वक्त करनी चाहिए। जिस दिन प्रोसीजर परफॉर्म, मीटिंग आज हुई है उसके मिनट्स कब डॉक्यूमेंट करेंगे? हाँ, वो कहता है जितना जल्दी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर परफॉर्म होने के बाद, वो असेंबली की तरफ था, फाइल असेंबली पीरियड की तरफ आप चले गए होंगे शायद, तो हाँ जी, वो भी 90 डेज नहीं था। चले आई 90 डे, ठीक है, आजकल ला तैयार कर रहे हैं लगता है। चले फिर इसके बाद 3 में देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल और स्पेसिफिक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो उसने हमें बताया कि मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन। क्या है डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन? हर वो वर्किंग पेपर, हर वो सफा जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है वो क्या कहलाते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर। फिर वो कहते हैं ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल किसे कहते हैं? उस स्टोरेज मीडिया को जिसमें वर्किंग पेपर्स को संभाल के रखा जाता है। जैसे होता है ना आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज में फाइल और फोल्डर, तो वर्किंग पेपर फाइल्स हैं और ऑडिट फोल्डर क्या है? उस ऑडिट फाइल, सॉरी, ये जो वर्किंग पेपर्स हैं आपके, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में फाइल है, ठीक है। और जिसके अंदर जिस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स होती हैं, 2 कंसेप्ट है ना। उसी तरह हमारा जो बॉक्स फाइल में वर्किंग पेपर क्या होता है ना, वो पूरी फाइल को क्या कहते हैं? ऑडिट फाइल। और उसके अंदर जो वर्किंग पेपर है वो ऑडिट वर्किंग पेपर या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाते हैं।
एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल समझ लीजिए, ये क्या कंसेप्ट है। हमारा डॉक्यूमेंटेशन का रूल क्या है, रूल सुन लें। रूल ये है कि जब इन भाईजान ने कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की, आप दो लोग भी फर्ज कीजिए इनकी टीम में शामिल थे, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की, इसके बाद एक वो पर्सन जो कि टीम का हिस्सा नहीं है वो आके वर्किंग पेपर्स को देखता है, तो उसे देखने से पता चल जाए कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया गया है, किस कंक्लूजन पे पहुंचे। इन भाईजान से पूछने या इनको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। सेल्फ स्पीकिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो आपके वर्किंग पेपर होने चाहिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। यानी कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर कहते हैं ऐसे ऑडिटर को जो हमारे एंगेजमेंट टीम का हिस्सा तो नहीं था लेकिन ऑलरेडी उसने कुछ ऑडिट किए हैं, उसको पता है ऑडिट की फेजेस कितने होते हैं, स्टार्ट क्या होता है, दरमियान में प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं, एंड कैसे होता है, वगैरह वगैरह। ये जिसको ऑडिट प्रोसेस का, आईएसएस का, बिजनेस एनवायरनमेंट का और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का पता हो, उसे कहते हैं हम एक्सपीरियंस ऑडिटर। और आगे चल के वो एक रूल बताया गया ऑडिटर प्रिंसिपल के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि अनरिलेटेड, जो जॉब से अनरिलेटेड पर्सन हो लेकिन हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन हो, एक्सपीरियंस ऑडिटर, वो वर्किंग पेपर को देखे, उसे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, पता चल जाए क्या हुआ है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस क्या होते हैं? बड़ा पर्पस तो इसका यह है कि ऑडिट आईएसएस के मुताबिक प्लान और परफॉर्म हुआ है और ऑडिटर के पास बेसिस हैं ओपिनियन देने की। इसके बाद कुछ एडिशनल पर्पस है, ये रीड कर लीजिएगा। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो कह रहा है टाइमली प्रिपेयर करेंगे, फायदा होगा प्रिपेयर करने वाले को भी, रिव्यू करने वाले को भी। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें जो एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल था ये मैंने आपको बता दिया कि मेन रूल ये आपने अपने जहन, जब कभी किसी भी फर्म की डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, मेन रूल आपने ये जहन में रखना है एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल वाला, कि कोई बंदा हमारे वर्किंग पेपर्स देख ले, उसे हमसे पूछने की जरूरत ना पड़े हर चीज। ये ना आधी बातें जहन में, आधी बातें पेपर पे हो कि जब पेपर देखेंगे बता, रिव्यू के दौरान बता देंगे। नहीं, रिव्यू के दौरान शायद मौजूद है लेकिन जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा हो उस वक्त हो सकता है आप किसी और जॉब पे हो, आपके आर्टिकल्स खत्म हो चुके हो। ये हमारा प्रिंसिपल है मेन। फिर इसके बाद कह रहा है कि कुछ फैक्टर्स भी हैं जिन पे डिपेंड करता है कि फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। ये फैक्टर्स हैं, रीड कर लीजिए एक दफा। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एग्जाम में पूछेगा। हाँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा है अब ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि आपने अपनी वर्किंग पेपर्स के ऊपर जो सैंपल वगैरह होता है उसको स्पेसिफाई करना है। यानी ये नहीं लिखना कि हमने एक सेल इनवाइस चेक की थी उसमें मिस स्टेटमेंट थी, ये नहीं। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है वर्किंग पेपर के ऊपर कि वो सेल इनवाइस कौन से नंबर की थी, किस डेट की थी। मीटिंग हुई एक पर्सन के साथ जिसने हमें यह बताया, गलत। किसके साथ हुई, उसका डेजिग्नेशन क्या था, किस डेट को हुई, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वर्किंग पेपर्स पे लिखनी है। फिर एक टर्म यूज करा है कंप्लीशन मेमोरेंडम। हमारे ऑडिट में जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उनको हम एक अलग पेज पे लिखते हैं जिसे कहते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। अच्छा, कंप्लीशन मेमोरेंडम की डेफिनेशन को जरा पढ़िए और मुझे बताइए आपको इससे कौन सा स्टैंडर्ड याद आ रहा है। चले छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। Completion memorandum, document that describe the significant matters identified during the audit and how they were addressed. A reference to documentation that provides such information. हाँ जी, नहीं 260 नहीं, ISS 701 भाई ने बताया, मुझे नहीं बताया था, आपको बताया होगा। 701 इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब कंप्लीशन मेमोरेंडम में सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड है। तो जब आपने सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स एक जगह पे लिस्ट डाउन कर लिए, इन्हीं में से की ऑडिट मैटर निकलेगा ना, वो सिग्निफिकेंट मैटर। और प्रोसीजर भी चूंकि आपने बताए हुए हैं तो की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग, आइडेंटिफिकेशन भी आसान होगी अगर कंप्लीशन मेमोरेंडम बनाया हो, और उसकी ड्राफ्टिंग भी आसान होगी। आपको नए सिरे से नहीं सोचना पड़ेगा, बल्कि ऑलरेडी जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म लिखे होंगे इस कंप्लीशन मेमोरेंडम में, उनको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना सकते हैं। फिर कह रहा है प्रोफेशनल जजमेंट है, इसको डॉक्यूमेंट करना है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की थी कि नहीं? प्रोफेशनल जजमेंट अब जो क्या अप्लाई की, किस बेस के ऊपर आपने, स्टैंडर्ड में हम देखते हैं ना मुख्तलिफ जगह कहते हैं ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करें, तो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हुए किन चीजों को कंसीडर किया, ये डॉक्यूमेंट करना होता है। इट इज एप्रोप्रिएट टू डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड, ये की ऑडिट मैटर में, सब्जेक्टिविटी वाले एरिया में, ठीक है, व्हेन ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट वाज इन डाउट।
कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटी, ये ऐसा कंसेप्ट होता है जो हमारे छोटे छोटे क्लाइंट्स पे अप्लाई होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, या पार्टनरशिप समटाइम। डिपार्चर फ्रॉम ए रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हैं डिपार्चर फ्रॉम ए रेलिवेंट रिक्वायरमेंट? कहां पढ़ा था हमने? कंप्लायंस विद ऑल आईएसए इज नेसेसरी, इसकी कुछ एक्सेप्शन थी, याद है? जब कोई रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की नॉट रेलिवेंट हो या नॉट प्रैक्टिकेबल हो तो हमने रीजन ऑफ डिपार्चर लिखना होता है और अल्टरनेटिव, या जैसे 200 का कंसेप्ट था कि 210 का था? मुझे लग रहा 200 का था कंप्लायंस, था ना एक कंसेप्ट कि ऑडिटर्स ने हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स, हाँ ये कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई ऐसे मैटर अराइज हो जाएं जिनकी वजह से ऑडिटर को दोबारा से कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े या रिपोर्ट रिवाइज करना पड़े? हो सकता है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी किस स्टैंडर्ड में डिस्कस हुआ है बताइए? हाँ, आईएसए 560 में। तो क्वेश्चन यह है कि जब आईएसए 560 में कंसेप्ट डिस्कस हो चुका है मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कि अगर कुछ, तो यहां पे क्यों डिस्कस हुआ है? हाँ, वहां पे प्रोसीजर बताए थे उसने क्या क्या करने हैं। यहां पे क्या बता रहा है? डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे इस सिचुएशन में, रीजंस डॉक्यूमेंट करनी है, किस रीजन की वजह से चेंज हुआ, प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, किसने चेंज किया, डॉक्यूमेंट्स में कब किया, किसने रिव्यू किया और कब किया। जी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल किसे कहते हैं? जब हम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देते हैं उसके बाद हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को तरतीब से लगा के किसी एक जगह पे इकट्ठा कर देना है। इस प्रोसेस को असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कहते हैं, जब सारी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को तरतीब से सीधा पधरा करके एक जगह पे लगा देते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें कुछ टाइम दिया है, कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट के फौरन बाद आप थके होते हैं, कुछ थोड़ा रेस्ट कर लें, कुछ दिन के बाद आ जाएं और असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल को कंप्लीट कर लें। ये जो असेंबली ऑफ फाइल, इसका एप्रोप्रिएट टाइम क्या है? कह रहा है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट के बाद 60 दिन तक टाइम होता है। आप अपने वर्किंग पेपर्स को अरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, इनमें कुछ चेंजेस करना चाहे इवन चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होनी चाहिए। नए प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, नए प्रोसीजर नए वर्किंग पेपर बनाना अलाउड नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस जैसे इनिशियल कर दिए किसी वर्किंग पेपर के ऊपर, पेज नंबरिंग दे दी, रेफरेंस दे दिया, इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, असेंबली का मतलब क्या है? वर्किंग पेपर्स को तैयार फाइनल कितने अरसे में करना है? 60 डेज में। रिटेंशन का मतलब क्या है? कितने अरसे तक संभाल के रखना है। कितने अरसे तक इनको संभाल के रखना होता है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। हमें रिटेंशन और असेंबली के बारे में बताने के बाद वो बता रहा है फाइल असेंबली पीरियड में चेंजेस किस तरह के कर सकते हैं। ये चेंजेस हैं और ये सारी चेंजेस रूटीन नेचर की, रूटीन नेचर की चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं न्यू प्रोसीजर परफॉर्म वो नहीं कर सकते, वो हमारे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कहलाती हैं, उनके लिए अलग कंसेप्ट है, ठीक है। वो कौन सा कंसेप्ट था एक्सेप्शनल वाला? ये ऊपर वाला। ये भी चेंजेस, ये भी एग्जांपल है ऐसी चेंजेस की जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद है, और ये भी एग्जांपल ऐसी चेंजेस की जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद है। इन दोनों में फर्क क्या भला? ये एडमिनिस्ट्रेटिव या रूटीन नेचर की चेंजेस है और ये एक्सेप्शनल नेचर की चेंजेस है, जिनमें कोई मिस स्टेटमेंट सामने आती है और हम फिर उसको प्रोसीजर को दोबारा परफॉर्म करते हैं नए सिरे से। सारे ऑडिट के प्रोसीजर को नए सिरे से परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ उस एक्सेप्शनल केस से रिलेटेड प्रोसीजर। अच्छा, ये सिर्फ आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपेंडिक्स दिया गया है कि पूरे जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनमें से किन किन स्टैंडर्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। हर स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा? 250, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट थी? कोई एक बता दीजिए। मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन को डॉक्यूमेंट करेंगे, शाबाश। और अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो हर स्टैंडर्ड की कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। वो यहां पे हम जैसे 250 में देखे, उसने कहा आइडेंटिफाइड आर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। लॉज एंड रेगुलेशन का जो भी नॉन कंप्लायंस है वो डॉक्यूमेंट करनी है। तो ये उसने आपको बाकी के स्टैंडर्ड में से भी एग्जांपल उठा के दे दी कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड क्या क्या मैटर्स डॉक्यूमेंट करना रिक्वायर करता है। क्लियर? एक दफा इस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, मेरे लिए
ज्यादा जो इंटरेस्ट वाली चीज है, इसके कंसेप्ट इतने अहम नहीं है। आपको पता है बाकी जितने भी स्टैंडर्ड रह गए ना, वो सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अहम नहीं। लेकिन फिर भी आई कैप कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं कवर करवा रहा हूं, आपको छुड़वा नहीं रहा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम नहीं। नॉलेज एग्जाम टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 230 भी इतना अहम नहीं, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए ये जो अपेंडिक्स 1 है ना, ये मैं रिकमेंड करता हूं आप इसको जरूर पढ़िए। इसमें आपके इस तरह के जब कंसेप्ट होता है ना, इसमें आपके बहुत से उन स्टैंडर्ड के कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ये हाईली रिकमेंडेड कि इसको जरूर पढ़िए। उम्मीद है आपका जो आईएसए का नॉलेज है वो कुछ रिफाइन होगा। बाकी इसमें आईएसए 230 में और कुछ नहीं। ये आपको याद आ रहा है कि आपने कैफ लेवल में पढ़ा था? नहीं चलिए ठीक है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा इस अब 3 स्टैंडर्ड हमने कवर किए हैं। इनमें 240 के ऊपर मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया, वो रिस्क की केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम था। 250 में मैंने आपको वो केस स्टडी की खासतौर पे पहली वाली टिप बता दी जो 3 लाइन वाली और एंड वाली, वो एक्सपेक्टेड है केस स्टडी में यूज करेगा। 230 में मेरी असेसमेंट के मुताबिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो टेस्ट करे, लेकिन रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सीफैप में वो इंटायरली केस स्टडी बेस्ड। इसमें जो कंसेप्ट थे हमारे, मैं आपको हाईलाइट करवा दूं पढ़ते हुए, जिनको आपने ज्यादा अहमियत देनी। एक ये मैटर राइजिंग फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कोई मिस स्टेटमेंट या सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ जाए तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी। और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 छोटा सा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट अच्छे कंसेप्ट है, ये आपने कर लेना। यानी जो आपका पेज 4 है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, पेज 4 ये किसी हद तक अहम है। क्लियर जी? इसके साथ ही हमने आईएसए 230 भी खत्म कर लिया। बाकी अब फिर एंड में बता दूं, हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी 3 रह गई हैं। उन 3 किस क्लास में क्या स्टैंडर्ड होंगे, हमारे प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, वो इंशाल्लाह हमारी ईद के बाद होंगी। मेनवाइल अब चूंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है, ईद की छुट्टियां आगे टाइम है, इसमें आपने क्या करना है और मैंने क्या करना वाला, आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है और क्वेश्चन जरूर पूछने। देखिए जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो फिर इससे दूसरे स्टूडेंट का भी बना जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। कैफ का जो ग्रुप होता है ना, उसमें बच्चे इधर उधर की सीरियस किस्म की बातें भी करते रहते हैं, लेकिन सीफैप में बातें सारी काम की करते हैं। तो इसलिए जो आप क्वेश्चन पूछेंगे दूसरे स्टूडेंट उसको सुनते भी हैं, तो हाँ जी टेंशन भी होता है कि दूसरे पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है ये कब हुआ तो क्वेश्चन रिवीजन करनी है आपने और क्वेश्चन पूछने। और मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपके हर स्टैंडर्ड का टेस्ट बनाना है और आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।